जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं प्रणय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। भारतीय सेना से ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि भारतीय सेना, जिसने ऑलरेडी जो इनिशियल ऑर्डर है प्रणय मिसाइल का, ये प्लेस करके रखा है, अब एक और बड़े डिसीजन के साथ आगे बढ़ रही है, जहाँ पर भारतीय थल सेना अब जो एडिशनल यूनिट्स हैं इनके ऑर्डर करने की तैयारी कर रही है। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और चाइना के साथ जो टेंशन है भारत की, वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए और अपने स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए ये जो मिसाइल्स के ऑर्डर है ये बढ़ाए जा सकते हैं। प्रलय मिसाइल की बात करें तो इन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है। ये एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 150 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज के साथ हमें देखने को मिलती है। और अगर हम इसके पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 800 किलोग्राम की होती है। ये एक लो एल्टीट्यूड नॉन लीनियर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, जिसके चलते इसको इंटरसेप्ट कर पाना अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये चीज़ें भारत को एक क्लियर टैक्टिकल एडवांटेज देती हैं। अगर हम मिसाइल के प्रेसिजन की बात करें और डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यह भारत के लिए एक गेम चेंजर मिसाइल कही जाती है। अब अगर हम पृथ्वी मिसाइल की बात करें या प्रणय मिसाइल की बात करें तो इसे 2015 में प्रोग्राम को सैंक्शन किया गया था, और उस दौरान 332.88 करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट किया गया था। इसमें टेक्नोलॉजीज को पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार मिसाइल प्रोग्राम से यूज़ किया गया है, और ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए कारगर साबित होती नजर आ रही है। और यही कारण है कि भारतीय सेना अब जो ऑर्डर्स के नंबर है इनको बढ़ाने पर विचार कर रही है। भारत की मुख्य तौर पर नज़र इन मिसाइल्स की सहायता से एलएसी पर कंट्रोल करना होगा, तो वहीं एलओसी की जो मूवमेंट है वो भी प्रलय मिसाइल की सहायता से भारत काफ़ी इजीली काउंटर कर सकता है। और भारत को भरोसा है कि बहुत जल्दी ये जो मिसाइल हैं इनकी ताकत को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगेंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब युद्ध का हालात बनता है तो उस समय जो एक देश होता है वो दूसरे देश की सबसे पहले वायुसेना को डिसेबल करता है, उनके एयर बेसेस को तबाह करता है, रनवेज को तबाह करता है, ताकि किसी प्रकार की जो मदद है वो थल सेना को न पहुंचाई जा सके। लेकिन इसीलिए भारतीय वायुसेना ने पहले से ही जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो अपनाए हैं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे इस समय हालात हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं, और पाकिस्तान तो ये दावा कर रहा है कि भारत कभी भी युद्ध कर सकता है, और इनफैक्ट उन्होंने खुद कई बार युद्ध अभ्यास जो है वो कर लिया है। लेकिन एक हमें बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे में भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर एक मॉक एक्सरसाइज करी है, जहां पर फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंड किया है। जी हाँ, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी जो एयर स्ट्रिप है ये गंगा एक्सप्रेसवे में बनाई गई है, और इस समय इसका यूज़ भारतीय वायुसेना की तरफ से अपनी एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए किया गया है। इस ड्रिल में हमें बेसिकली फाइटर जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये भी टेक ऑफ और लैंड करते नजर आए। इसमें हमें राफेल फाइटर्स, जैगुआर, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो देखने को मिले। दरअसल इस प्रकार के जो कह सकते हैं एक्सरसाइज होती हैं, इनके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि मान लीजिए इमरजेंसी की स्थिति में जो हमारा दुश्मन है वो हमारे रनवेज को टारगेट कर लेता है, या फिर हमारे जो कह सकते हैं दूसरे ऐसे इलाके जहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं उनको तबाह कर सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स हैं ये काफ़ी मददगार साबित होती हैं, और इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप की सिक्योरिटी के लिए जो यूपी गवर्नमेंट है इसके तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल इन पूरे एयर स्ट्रिप के दोनों तरफ तकरीबन 250 CCTV कैमरे से 24 घंटे इनकी निगरानी की जाती है कि इनको किसी प्रकार की जो क्षति है या हानि है वो ना पहुंचाई जा सके। भारतीय वायुसेना पहले दिन के समय में अपनी जो एक्सरसाइजेस को पूरा करती है, और बाद में शाम 7 से लेकर रात 10 बजे के बीच में जो एक्सरसाइज हैं वो रिपीट की जाती हैं, यानी डे एंड नाइट दोनों समय पर जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। एक और बात जो आपको शाहजहांपुर के बारे में पता होना चाहिए, शाहजहांपुर अपने आप में एक पहला ऐसा एयर स्ट्रिप है भारत में जो कि डे एंड नाइट ऑपरेशन को यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा करने में सक्षम है। जी हाँ, यहाँ की एयर स्ट्रिप से दिन हो या रात हो किसी भी क्षण जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा खास बनाती है। और वही जिस समय ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही थी, लोगों के अंदर भी एक विशेष उत्साह इसको देखकर देखने को मिला। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उस दौरान हमें जो एयरलेस ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं ये उड़ान भरते नजर आए थे, जो कि रेस्क्यू और सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उस दौरान एक सवाल पूछा जा रहा था काफ़ी ज़्यादा कि क्या इनको क्लियरेंस मिल चुकी है उड़ान भरने की, क्योंकि अचानक जब ये हेलीकॉप्टर्स सामने आए तो सब लोग इनको देखकर काफ़ी अचंभित थे, और अब यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती नजर आ रही हैं।
दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय थल सेना और वायुसेना के जो वेरिएंट है ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के, इनको उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। इनको ऑपरेशंस के लिए क्लियर कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा एक जो क्लैरिफिकेशन है, ये 11 अप्रैल 2025 को इशू किया जाता है और ये जो डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर होता है और माना जाता है कि काफ़ी लंबी जांच पड़ताल के बाद इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरने के लिए योग्य पाया गया है और इसीलिए यहाँ पर जो अभी उड़ान भरने की मंजूरी है वो दे दी गई है। एक बात आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में कुछ बड़े हादसे हुए थे एएलएस ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ, जो कि इनके नेवल वेरिएंट और दूसरे जो वेरिएंट है उससे संबंधित थे, जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पूरी की पूरी फ्लीट को ही ग्राउंडेड कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हादसों के कारण का असली पता नहीं चलता है, तब तक इनको उड़ान भरने की मंजूरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीज़ें रेक्टिफाई हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो मंजूरी है उड़ान भरने की वो मिल गई है और इसके बाद भारतीय थल सेना और वायुसेना के बीच में काफ़ी राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर बेसिकली भारतीय सेना की लाइफ लाइन है। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं वहाँ पर जो रसद है और जो लॉजिस्टिक है वो सप्लाई की जाती है और इनको ग्राउंडेड करने के बाद से भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे अगली बड़ी अपडेट रूस को लेकर आ रही है। दोस्तों, रूस एक बार फिर से Su-57 को लेकर काफ़ी कह सकते हैं उत्साहित नज़र आ रहा है और अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने तो हाल ही में एक रूस का डेलीगेशन भारत आने वाला है और यह डेलीगेशन मुख्यतः व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के पहले आएगा, जिस दौरान भारत को Su-57 से संबंधित जो और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो साझा करी जाएंगी। रूस को पता चल चुका है कि भारतीय वायुसेना का विजन 2047 क्या है और रूस कहीं ना कहीं ये भी समझता है कि MRFA को अवॉइड करना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है और जब से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात सामने आई है उसके बाद से जितने भी वेंडर्स हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। रूस का प्रयास यहाँ पर ये है कि भारत को लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर Su-57 बेचा जाए, क्योंकि Su-57 जब तक भारत उस प्रोग्राम का हिस्सा था भारत की वहाँ पर कोई खास बात मानी नहीं गई, लेकिन अब रूस को भी समझ आ चुका है कि भारत की रिक्वायरमेंट क्या है और भारत को किस प्रकार की डील की आशा है और इसीलिए अब भारत की जो अभी तक का भारत के साथ उनका अनुभव रहा है और भारत के साथ जो डील साइन हुई है उन्हीं के आधार पर जो Su-57 की डील है वो भारत के सामने पिच किए जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि रूस ने हाईली कस्टमाइज्ड वेरिएंट का ऑफर किया है जो कि इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ में आएंगे और अगर नंबर्स बड़े हुए तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी रूस का कोई वहाँ पर ऐतराज नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें फाइनली भारतीय वायुसेना पर डिपेंड करेंगी कि भारतीय वायुसेना इनको सेलेक्ट करती है या नहीं, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अब वो एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन का है वो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा तो वो एमका के सिवाय कोई और नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे हालात बनते जा रहे हैं आने वाले भविष्य में हो सकता है कि कुछ बड़े डिसीजन भारतीय वायुसेना की तरफ से आते नजर आए। खैर, देखते हैं राफेल वर्सेस Su-57 की लड़ाई में अंत में विजय किसको प्राप्त होती है। संभावनाएं देखें तो राफेल की सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऑप्शन है, लेकिन Su-57 भी जब बात कैपेबिलिटी की आएगी तो राफेल को बीट करता नजर आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।